Hello and welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 business study interesting revision of chapter number 3 business environment. तो बेसिकली अब तक की क्लासेस के अंदर अपने अपने चैप्टर नंबर 2 तक सभी चीज़ें कवर कर ली। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जितने भी बेसिस थे मैनेजमेंट के बारे में बता रखा था, नेचर थे, फीचर्स थे, इंपॉर्टेंस थी, जितना भी सब कुछ था वो हमने सब मिलकर याद कर लिया, समझ लिया। देन हमें मिला प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो भी हमारे दो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में हमने समझा, पढ़ा, जाना और उनके प्रिंसिपल्स, उनकी टेक्निक्स के बारे में हमने समझा और फिर साथ साथ याद भी किया। तो होपफुली आपने मेरे साथ याद किया होगा, लिखी होंगी चीज़ें। अगर आपने वो सब चीज़ याद करी होगी तो वो सब टाइम जो आपने वहाँ कंज्यूम किया है, वहाँ दिया है ना अपना, तो वो आपको बहुत बेनिफिट पहुंचाने वाला है आगे वाले टाइम में, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज की इस क्लास के अंदर आज की इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर हम बिजनेस एनवायरमेंट की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर जितने भी इसके नेचर्स हैं, फीचर्स हैं या फिर जो भी डेफिनेशंस हैं वो सब हम समझेंगे, देन हम मिलकर याद करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और सभी चीज़ों को समझते हुए चलते हैं और सभी चीज़ों को साथ साथ रिवाइज भी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जैसे चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है तो आपको बता देना है कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट जो बनता है ऑल इंडिविजुअल्स प्लस इंस्टीट्यूशंस प्लस अदर फोर्सेस, और यही मिला जुला कर इसकी डेफिनेशन बनती है कि बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्रिएट फॉर थ्री एलिमेंट्स ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को और ध्यान से पढ़ें, बेसिकली अगर आप बुक देखोगे तो उसके बाद इसके अंदर इसके फीचर्स वगैरह बता रखे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट जो क्रिएट होता है वो दो तरीकों से होता है। पहला था आता है हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट और सेकेंड वन इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि कंपनी के पास हैं या फिर कंपनी के अंदर ही हैं और उनके ऊपर कोई डिसीजन लेने पे या फिर उनके ऊपर कोई इफेक्ट आने पे क्या होता है, हमारे ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट को कोई ना कोई मतलब इफेक्ट झेलना पड़ता है। ऐसे हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट, आप देखो भाई नाम से समझ में आ रहा है इंटरनल एनवायरनमेंट के द्वारा जो कोई भी हमारे पास इफेक्ट पड़ रहा है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सब चीज़ें। देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो बिजनेस से बाहर है, काफ़ी ज़्यादा बाहर है। और अगर आप इन्हें याद करना चाहते हो तो ऐसा करो कि इंटरनल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है ना भाई। जो कोई मान लो हमारे कंपनी के अंदर वर्कर्स ढंग से काम नहीं कर रहे या फिर कोई भी सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो रही है जो कि ओवरऑल हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डाल रही है, तो उस पर हम डिसीजन लेकर उसको ठीक कर सकते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट को हम अपनी डिसीजन द्वारा ठीक कर सकते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे ही गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, गवर्नमेंट के टैक्सेस हो गए या जो कुछ भी क्राइटेरिया हो गया जो कि आउटसाइड में जा रहा है और वो आउटसाइड इतना जा रहा है कि बेसिकली उस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। दे आर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर दो कैटेगरीज आती हैं हमारी। पहली आती है माइक्रो एनवायरनमेंट एंड सेकंड वन इज मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, अब माइक्रो और मैक्रो मतलब क्या, देखो अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, जाहिर सी बात हो गई कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, तो देखो माइक्रो यानी कि बेसिकली कोई एक इंडिविजुअल, ठीक है, मैक्रो यानी कि काफी पूरी ओवरऑल इकोनॉमी। तो माइक्रो का मतलब यह है कि बेसिकली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट जो कि ज्यादा दूरी पे नहीं है, हमारे थोड़े से पास में ही है, उसको हम माइक्रो एनवायरनमेंट कंसीडर करते हैं। देन आता है हमारे पास मैक्रो एनवायरनमेंट। तो मैक्रो एनवायरनमेंट का मतलब यह है कि ये भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो है मगर ये इतनी ज्यादा दूर है कि इस पे हमारा ओवरऑल कंट्रोल नहीं है। यानी कि जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज या टैक्सेस जो कुछ भी है वो सब किस में आता है, मैक्रो एनवायरनमेंट में आता है। यहीं पर अगर मैं बात करूं माइक्रो की, तो जैसे सप्लायर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, तो ये ऐसी क्राइटेरिया हैं या फिर ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अपने डिसीजन के द्वारा या फिर कोई ना कोई काम करके हम इनको मतलब इफेक्ट को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी कोई शॉप है और आपके पास जिस चीज़ का ग्राहक आ रहा है वो आपके पास मटेरियल नहीं है, तो वो ग्राहक बोलेगा ना भाई यार ये मंगवाओ, ये वाला सामान मंगवाओ। तो इसी तरीके से छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप खुद बनाकर और इन सब चीज़ों को याद रख सकते हो। तो माइक्रो एनवायरनमेंट यानी कि है तो बाहर के ही मगर इन पे हमारा कंट्रोल है ओवरऑल, तो ये माइक्रो एनवायरनमेंट आ जाता है। यहाँ तक हम समझ गए कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्रिएट फॉर थ्री एलिमेंट्स ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेज। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के टाइप्स क्या होते हैं, तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड है, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आता है हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है आपको बता देना है कि माइक्रो एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जिसके ऊपर कंपनी का कंट्रोल हो, जिसको हम चेंज कर सकें, और मैक्रो एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जिसके ऊपर हमारी कंपनी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। जो भी डिसीजन होता है तो वो इफेक्ट हो रहा है तो उस पर हमें झेलना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को डिजाइन करना पड़ेगा, या जो कुछ भी होगा टेक्नोलॉजी चेंजेस हो गए, टैक्सेशन चेंजेस हो गए, जो कुछ भी है
ठीक है। तो ओवरऑल हमारा यहाँ से बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, यानी फीचर्स की तरफ और इंपॉर्टेंस की तरफ। तो फीचर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फीचर हमें यही मिलता है कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स। जाहिर सी बात है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है उसका मतलब ही यही है कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स। और अभी जितने भी हम प्रिंसिपल्स पढ़ते हुए आए हैं, सिद्धांत पढ़ते हुए आए हैं, वो भी हमें ये सिखाते हैं कि भाई कोई भी चीज उसका सही समय पर और सही जगह पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी तरीके से हमारा जो बिजनेस होता है उसका सही समय पर और सही जगह पर ज्यादा होना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स ये है कि जितनी भी ओवरऑल इसकी इन्वायरमेंट की फोर्सेस होंगी, जहां पर डिमांड होगी ज्यादा वहीं पर सप्लाई होगी, जहां डिमांड ही नहीं है सप्लाई कैसे हो जाएगी। तो इसीलिए टोटल एक्सटर्नल फोर्स होता है हमारा बिजनेस, ठीक है, बिजनेस एनवायरमेंट को इफेक्ट जो डाले। फिर आ जाइए स्पेसिफिक फोर्स एंड जनरल फोर्स। अब ये क्या है? देखिए स्पेसिफिक फोर्स वो होती है जो कि ऐसी फोर्सेस होती हैं जो हमारे बिजनेस को इमीडिएटली या फिर डायरेक्टली इफेक्ट डालें, जैसे कि कंज्यूमर, कस्टमर, सप्लायर्स। और जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो कि हमारे बिजनेस को, हमारे एंटरप्राइजेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट डाले। और इसका एग्जांपल अगर आप लो तो लीगल इन्वायरमेंट ले सकते हो, सोशल इन्वायरमेंट ले सकते हो, गवर्नमेंट इन्वायरमेंट ले सकते हो। तो इस तरीके से ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं ये हमारे एंटरप्राइजेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं। तो ये जनरल फोर्स के अंदर कैटेगराइज किए गए हैं। अब आता है हमारे पास इंटर रिलेटेडनेस। इसका मतलब क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो किसी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं और किसी के लिए बेकार होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक छोटा सा और इजी सा एग्जाम्पल भी लूं तो आप ये समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज करे, ठीक है। तो टैक्स जब इंक्रीज करे तो वो गवर्नमेंट के लिए फायदा है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे पैसे आएंगे और वो अल्टीमेटली उस पैसे को से डेवलप्ड करेगी हमारी इकोनॉमी। मगर अल्टीमेटली अगर आप इधर देखोगे इन अदर हैंड, तो हमारा जो गरीब आदमी है, हम हैं, तो हमारे ऊपर क्या है? काफी ज्यादा घाटा है भाई। जितना हम मान लो इनकम हम 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो अगर टैक्स इंक्रीज होंगे तो हमारे पास कितने बच रहे? मान लीजिए 1-20। तो इस तरीके से हमारे पास पैसा कम बचेगा तो हमारे लिए नुकसान है। तो कुछ डिसीजन बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर भी ऐसे होते हैं जो कि इनडायरेक्टली किसी के लिए तो बेनिफिशियल है और किसी के लिए बेकार है। तो इंटररिलेटेडनेस बनी रहती है बिजनेस एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट आ जाइए डायनेमिक नेचर। देखिए अभी हम देख कर आए हैं कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स रहती है, तो डायनेमिक नेचर तो बनना ही बनना है कि भाई हम यहाँ पे ना कुछ फ्यूचर इवेंट के थ्रू कुछ नहीं सोच सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हम अब आपको सर फ्यूचर नहीं सोच सकते, फिर हम प्लानिंग क्यों करते हैं? देखिए प्लानिंग एक अलग मामला है। प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग इज द वे ऑफ सक्सेस, यानी कि किसी भी कार्य को करने से पहले जब आप उसका रास्ता ढूंढ लेते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें हम काम को करने में ज्यादा इजी मेथड होते हैं हमारे। मगर आप उसमें भी देखो तो वो हमारे क्या होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि उनके अंदर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। आने वाले समय के अंदर जितने भी चेंजेस आने वाले हैं, लाइक टेक्नोलॉजी चेंजेस ले लीजिए या कोई भी चेंजेस ले लीजिए, तो वो हम एक्सेप्टेबल होते हैं, वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए डायनेमिक नेचर बना रहता है कि लंबे समय का हम कुछ नहीं सोच सकते कि ये वाला प्रोडक्ट मेरा 10 साल बाद भी बिकेगा, 10 साल बाद पता नहीं कैसी टेक्नोलॉजी आ जाए, किस तरीके से गुड्स आ जाए, किस तरीके से क्या क्या चीजें आ जाए। तो इस तरीके से डायनेमिक नेचर से बना रहता है। हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट सभी चीजें डिजाइन करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट आ जाइए अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी इसके अंदर बनी रहती है, यानी कि अगर आप देखो तो जितनी भी कंडीशंस होती हैं हमारी, या फिर अगर छोटा सा एग्जांपल लूं मैं, तो आप देखो कि सर्दियों के समय में सर्दियों के कपड़े बिकेंगे और गर्मियों के समय में गर्मियों के बिकेंगे। तो अल्टीमेटली अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्टिविटी को गर्मी या फिर सर्दी के हिसाब से नहीं डिजाइन करेगी तो उसकी सेल होगी? उसकी सेल नहीं होगी। तो इसी तरीके से हमें अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक अपनी चीजों को डिजाइन करना पड़ता है। तो ये अनसर्टेन है। अगर एनवायरनमेंट चेंज होगा तो हमें भी चेंज होना पड़ेगा, एनवायरनमेंट चेंज नहीं होगा तो हमारा जो काम चल रहा है भाई वो तो चलता ही रहेगा, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी। कॉम्प्लेक्सिटी यहां से इंक्रीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो कॉम्प्लेक्सिटी, अनसर्टेनिटी और रिलेटिविटी, ये तीनों मिलते जुलते पॉइंट्स हैं। जैसे कि अगर आप मान लो कश्मीर की साइड आपने अपनी फैक्ट्री लगाई है कपड़ों की, तो वहां पे क्या बिकेंगे? वहां सर्दियों के कपड़े बिकेंगे। यहीं पर आप किसी ने गर्म शहर में अपनी फैक्ट्री लगाई है तो वहां गर्म कपड़े बिकेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे एग्जाम्पल लो तो रिलेटिविटी बनी रहती है, यानी कि एनवायरमेंट के हिसाब से हमारी प्रोडक्शन हो तभी हमारी सेल इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? अगर वहां का एनवायरमेंट चेंज हो, हमें अपने बिजनेस को चेंज करना हो, जगह चेंज करनी हो, तो कॉम्प्लेक्सिटी हमें वहां का एनवायरमेंट पहचानना पड़ेगा, वहां की नीड्स पहचाननी पड़ेगी, वहां की वांट्स पहचाननी पड़ेगी, तब जाके अपनी सेल इंक्रीज कर सकते हैं। और अनसर्टेनिटी तो हमें पता है कि बेसिकली ये तीनों पॉइंट बिल्कुल सेम टू सेम, अगर आपको एक भी याद हो गया तो तीनों खुद ब खुद ही याद हो जाने वाले हैं, ठीक है। अब आ जाइए इंपॉर्टेंस की तरफ। इंपॉर्टेंस क्या क्या है? देखो इंपॉर्टेंस बेसिकली सभी चीजें ये हैं कि अगर आपने इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स और इसके फीचर्स अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इंपॉर्टेंस खुद बना सकते हो। मगर आपको इसके अंदर से भी 3-4 पॉइंट याद कर लेने हैं, क्योंकि कभी कभार जो हम पॉइंट्स बनाते हैं उनकी सेंटेंस मिस्टेक काफी ज्यादा होती है। भले ही आपने कंटेंट ज्यादा सही बढ़िया लिखा हो, मगर आप जो ब्लैक पेन से हेडिंग डालोगे वो क्या पता एग्जामिनर के समझ में ना आए। तो इसीलिए 1-2 पॉइंट हमें यहां से याद करके चलने, कम से कम शुरुआती पॉइंट्स तो हमें ये लिख देना, बाकी अपने मन से बना दें तो कोई बात नहीं, ठीक। तो देखिए फर्स्ट आता है हमारे पास, इट इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये फर्स्ट पॉइंट यानी फर्स्ट इंपॉर्टेंस। सेकंड वन इज इट हेल्प्स द फर्म आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, इट हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, इट हेल्प्स इन रैपिड चेंज
Cope change the rapid changes, it helps in adjusting planning and policy formation, it helps in improving performance। तो देखिए अगर मैं इनका निचोड़ दूं तो इनका निचोड़ यही निकलेगा यहाँ से कि बेसिकली जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, हमें इंपॉर्टेंस ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि इससे हमारी जो ओवरऑल रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, यानी कि इंटरनल रिसोर्सेज का भी और एक्सटर्नल रिसोर्सेज का भी। इसी तरीके से हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। आने वाले समय के अंदर जितने भी सिग्नल्स हैं, यानी कि कोई एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट है, या फिर कोई भी अदर फैशन एनवायरनमेंट है, वो चेंज हो रहा है तो हमें पहले से ही बता देता है कि भाई हाँ आने वाले समय के अंदर ये सब चीजें होने वाली हैं। अगर हम अपने बिजनेस के अंदर रेगुलरली बने हुए हैं तो तभी हमें सब चीजें पता चलेंगी। ठीक है, तो ये सब पता हो गया हमें, तो अल्टीमेटली यहां से आपकी सारी इंपॉर्टेंस बन जाती है, यहां सारे फीचर्स बन जाते हैं। अब टाइम आ गया है इनको याद करने का। तो देखिए एक साथ हम पहले समझ लेते हैं कि पहला क्या था हमारा टोटल एक्सटर्नल फोर्स। टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस के बाद क्या है हमारा बेसिकली स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स, फिर क्या है इंटररिलेटेडनेस, डायनेमिक नेचर, और फिर ये तीनों जो एक जैसे पॉइंट है। ठीक, तो देखिए शुरुआत से टोटल एक्सटर्नल फोर्स, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स, इंटररिलेटेडनेस, अनसर्टेनिटी, डायनेमिक नेचर, रिलेटिविटी और कॉम्प्लेक्सिटी। ये हमारे कितने हैं? 7 हैं, और 7 के साथ हमें याद होगा यहीं पे। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज कीजिए। टोटल एक्सटर्नल फोर्स, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स, इंटर रिलेटेडनेस, डायनेमिक नेचर, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और रिलेटिविटी, ये सब फीचर्स हमें याद हो गए। अब बढ़ जाते हैं हम इंपॉर्टेंस की तरफ। पहली इंपॉर्टेंस क्या है? इट एनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बेसिकली इसका मतलब तो यही है कि ये फर्म को इतना आइडिया दे देता है कि आने वाले समय में हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और जब हम पता चल जाता है कि हमें अपॉर्चुनिटी ये मिलने वाली है तो उस पर हम पहला हाथ मार लें, यानी कि पहले हम अपने एडवांटेज अपना स्टेप रखें कि भाई हाँ ये अपॉर्चुनिटी मैं हासिल कर सकूं। ठीक है, तो ये हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस आती है फर्स्ट नंबर पे। क्या होती है? इट एनेबल द आइडेंटिफाई द फर्म अपॉर्चुनिटी टू गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। नेक्स्ट आ जाइए, इट हेल्प द फर्म आइडेंटिफाई थ्रेट्स, अर्निंग वर्निंग से early warning signals। ठीक है, it help in tapping useful resources, it helps in rapid changes, it helps in rapid range, हाँ ये याद हो गया, it helps in adjusting in planning and policy formation, it helps in improving performance। चलो अब शुरुआत से हम पढ़ते हैं। it helps the firm identify opportunities to getting the first mover advantage, it helps in tapping useful resources, it helps to identify threats and early warning signals, it helps in increase performance। फिर आ जाइए क्या मिलता है हमें? it helps in adjusting planning and policy formation। ये भी याद हो गई हमें सब चीजें, और इसके अंदर अगर आप देखो तो हमें जितने भी इंपॉर्टेंस बता रखी है वो सिर्फ इतनी ही है। ठीक है, तो दोबारा से पढ़ लेते हैं हम। तो इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड टू गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। नेक्स्ट आ जाइए, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, इट हेल्प्स टू adjusting planning and formulation, it helps in increasing performance, it helps in tapping useful resources, it helps in coping with rapid changes। ये इंपॉर्टेंस भी याद हो गई हमें सारी। ठीक है, तो इस तरीके से जस्ट टाइम हम समझे और उसी टाइम अगर हम याद कर लें तो वो लंबे समय तक हमारे दिमाग के अंदर सेट हो जाता है। तो यही सोचकर मैंने इंटरेस्टिंग रिवीजन की सीरीज को शुरुआत की है कि बेसिकली जितनी चीजें मैं एक बार दोबारा आपको समझाऊंगा वो साथ साथ याद भी करवाऊंगा, ताकि वो सब चीज आपके माइंड में सेट हो जाए। अगर आप 2 हफ्ते बाद भी बिजनेस स्टडी पढ़ें तो आप उसमें देख पाएं कि अरे ये सब चीज तो मुझे याद है। तो इसीलिए बाकी आपको छोड़नी नहीं है, 1-2 हफ्ते के लिए भी आपको बीच बीच में देखते रहना है। और अल्टीमेटली मैं आपको सुबह बिजनेस की डाल रहा हूं तो शाम को इंग्लिश की भी डाल रहा हूं, ताकि हम सभी सब्जेक्ट्स को टाइम देते हुए चले। तो बिजनेस स्टडी काफी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, काफी बच्चे इजी वे में ले जाते हैं, बट इसे इजी लेना नहीं है, क्योंकि इसके सारा लिखने का खेल होता है। और अगर आपको पॉइंट्स याद नहीं होंगे, आपको बनाना नहीं आएगा आंसर को, तो आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है, बहुत बच्चे फेल भी हो जाएंगे इसमें। ठीक, खैर बढ़ते हैं। देखो हम फीचर जान गए, हम इंपॉर्टेंस जान गए, हम डेफिनेशन जान गए, हम टाइप्स भी जान गए, और साथ साथ हमने याद भी कर लिया। ठीक है, सो होपफुली आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक आपने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, और अगर इसके बाद हम देखें तो इसके बाद हमें बेसिकली मिल जाते हैं यहाँ पे डायमेंशंस। तो डायमेंशंस हमें यहाँ कैसे मिलते हैं? डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के मिल जाते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, लीगल एनवायरनमेंट हो गया, सोशल एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, टैक्स एनवायरनमेंट हो गया। तो जितने भी एनवायरनमेंट्स हैं ये अल्टीमेटली हम बता रहे हैं कि इसके अंदर, और ये सारे एनवायरनमेंट जो है ना, ये सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, खासकर मैक्रो एनवायरनमेंट है, जिनके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तो काफी ईजी है, आपको याद कर लेने हैं, हम बुक में से याद कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या मिलता है? फर्स्ट मिलता है हमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बाद क्या मिल रहा है हमें? सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। क्या क्या देखो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट लिख लेते हैं, चलिए साथ साथ। ठीक है, यही लिख लेता हूं। पहले क्या मिल रहा है हमें? पहले मिल रहा है हमें इकोनॉमिक, ठीक है, फिर मिल रहा है पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल। चलो और कौन सा बचा है? सोशल हो गया, लीगल। ठीक है, लीगल रहेगा, ये लीगल। चलो ये हमारे कुछ 5 एनवायरनमेंट्स हैं जो कि मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर कंसीडर करते हैं, डिनोट करते हैं। तो आपको याद कर लेने हैं कि पहला क्या आता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट। तो इसी तरीके से रिपीट करिए मेरे साथ साथ, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, और लास्ट में क्या बचा है हमारा?
पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पांचों याद हो गए हमें, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब हम दोबारा से इन सभी चीजों को रिवाइज करते हैं शुरुआत से। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा ओवरऑल बिजनेस का बाहर का नेचर वगैरह है, उसे तो छोड़ो। बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्रिएट फॉर थ्री एलिमेंट्स। थ्री एलिमेंट्स दोबारा बनता है, कौन कौन से हैं? ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस। ये हमारा हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट का पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर। इस बिजनेस एनवायरनमेंट के कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल हो, जो डायरेक्टली इफेक्ट डाले कंपनी पे। और मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? जिस पे हमारा कंट्रोल ना हो और जो कि इनडायरेक्टली इफेक्ट डाले हमारे ऊपर। फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके? टोटल एक्सटर्नलिटीज, डायनेमिक नेचर, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, रिलेटिविटी, स्पेसिफिक फोर्स एंड जनरल फोर्स। ये सब फीचर्स है हमारे। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी टू गेटिंग द मूवर एडवांटेज। इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस। तो ये सब हमारी इंपॉर्टेंस हो गई। इसके एनवायरनमेंट क्या क्या है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। सभी चीज़ों को हमने समझ लिया है। आज की क्लास के अंदर इतना इनफ है। आज की इस क्लास के अंदर जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपने मेरे साथ याद की हैं, वो सब आपको अपनी नोटबुक में लिख लेनी है। और जिसकी डेफिनेशन मैंने नहीं लिखवाई है, जैसे कि मैंने एनवायरमेंट्स की डेफिनेशंस नहीं लिखवाई है, आपको इनकी डेफिनेशंस खुद क्रिएट करने हैं, इनके बारे में खुद लिखना है। और जिस तरीके से मैं बताता हूँ उसी तरीके से लिखना है। पहले हेडिंग डाली, फिर उसका कंटेंट लिखा, हेडिंग डाली, कंटेंट लिखा। इंपॉर्टेंस दिमाग में आ रही है, डिसएडवांटेज दिमाग में आ रही है, वो भी लिख दी आपने ब्लैक पेन से हेडिंग डालते डालते। तो वो सब चीज़ आपको करनी है, क्योंकि जब आप करोगे तो आपको लिखने का तरीका आएगा, लिखने की जल्दी हाथ तेजी से चलेंगे। क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट कभी कभार ऐसा, बिजनेस स्टडी का पेपर कभी बार ऐसा होता है कि आता ईजी है बट होता लेंथी है, तो उसमें बच्चे क्वेश्चन छूट जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। प्रैक्टिस के दिन ही चल रहे हैं हमारे, सभी चीज़ों को प्रैक्टिस करते हुए चलना, लिखते हुए चलना, याद करते हुए चलता है, ठीक है। तो मिलते हैं इस क्लास के अंदर और इसी तरीके से हम कवर करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर्स को। अल्टीमेटली अपने चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, हम उन सभी चीज़ों को याद करते हुए चलेंगे। सो होपफुली आपको सभी चीज़ें समझ में आती आ रही होंगी, सभी चीज़ें क्लियर भी हो रही होंगी। फिर भी कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में, तो आप मुझे जरूर पूछें। कोई भी परेशानी हो लिखने में या फिर नोट्स क्रिएट करने में, तो वो भी आप मुझे बताएं। मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर बता सकते हैं और इजीली कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।